आज जावा के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। और लोग कहते हैं जावा कठिन होती है, लेकिन वास्तव में ये जावा बिल्कुल प्योर नेचुरल लैंग्वेज है, बहुत आसान लगती है। इसी तरह से लगती है जैसे जैसा आप नेचर में देखते हैं, इसी नेचर में जैसे बारिश होती है, खेती होती है, पानी बरसता है, बिल्कुल वैसे ही नेचुरली लैंग्वेज है। अगर आप नेचुरली उस लैंग्वेज को फील करें तो बहुत इजी लैंग्वेज है और ये आपके जीवन से संबंधित है। इसमें इन नेचुरल में अगर जैसे भी आप जाएंगे वैसे ही वो आपको प्रॉब्लम करने लगेगी, और नेचुरल ढंग से चलेंगे तो जावा बहुत इजी लगेगी। तो जावा नेचुरल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, उसकी वजह है। जैसे C++ में है तो C++ ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी ये मेन फंक्शन से चलता है। तो फंक्शन बेस्ड है और ऑब्जेक्ट बेस्ड भी है, ना तो प्योर फंक्शन बेस्ड है ना प्योर ऑब्जेक्ट बेस्ड है। अगर फंक्शन बेस्ड करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे पंखा है, पंखा में पत्ती है, कॉइल है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो नेचर में जो चीजें होती हैं, हर चीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। जैसे पेड़ है, पेड़ में पत्ती है, पत्ती भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। डाली है, डाली भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। जड़ है, वो भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। फल है, फूल है, वो भी अपने आप में एक अलग ऑब्जेक्ट है। लेकिन पेड़ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसीलिए कहा गया कि जावा प्योर नेचुरल लैंग्वेज है और प्योर फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, जबकि C++ प्योर फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। ये जावा की खास बात है। जावा को फ्यूचर लैंग्वेज भी कहते हैं। फ्यूचर में जो भविष्य में जो सिस्टम बनेंगे, जो रोबोटिक्स बनेंगे, जो नए नए रोबोट्स बनेंगे, जो नए नए सिस्टम्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनेंगे, उसमें भी जावा इंस्टॉल की जा सकती है। मोबाइल में भी जावा यूज हो रहा है। इसके अलावा जो ऐप बन रहे हैं वो भी जावा में बन रहे हैं, और जो भविष्य में नई नई एप्लीकेशन बनाए जाने हैं वो भी जावा में भी बन सकते हैं। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसे? जावा में एक इस तरह का सिस्टम है कि अगर एक इंटरफेसिंग डिवाइस काम करता है जावा में, हमेशा जावा में इंटरफेसिंग डिवाइस काम करता है। जैसे कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के साथ साथ उसमें एक JVM भी बनाएगा। उस JVM से वो JVM क्या करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, मीडिएटर का काम करेगा, और वो जावा की भाषा उस सिस्टम को देगा, सिस्टम की भाषा JVM जावा को देगा। इस तरह से वो इंटरमीडिएट का काम करेगा। जैसे एक को हिंदी आती है, एक को इंग्लिश आती है, लेकिन जो मीडिएटर होता है उसको दोनों लैंग्वेज आती है और वो दोनों की इंफॉर्मेशन को लेन देन करता रहता है। इस तरह से जावा में बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं, ऐसे फीचर हैं जो कि उसको फ्यूचर की लैंग्वेज बनाते हैं। जावा में JVM का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि जावा यूनिकोड यूज करता है। यूनिकोड 3 बाइट का होता है। ज़्यादातर जो माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स होते हैं उसमें ASCII कोड यूज होते हैं, लेकिन जावा में यूनिकोड यूज होता है, और यूनिकोड में 3 बाइट यूज होती हैं। इसलिए ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म में काम कर सकता है। इसके अलावा ये वेब पे भी काम कर सकता है, कई लैंग्वेजों पे एक साथ काम कर सकते हैं। इसलिए जावा लैंग्वेज बहुत बृहद, बहुत बड़ी, बहुत ब्रॉड मानी जाती है, क्योंकि इसमें पर्सनल लेवल पे भी काम किया जाता है और इंटरनेट लेवल पे भी काम किया जा सकता है। बड़े लेवल पे भी काम किया जाता है, छोटे लेवल पे भी काम किया जा सकता है। हार्डवेयर पर भी काम किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर पे भी काम किया जा सकता है। हर लेवल पे इस पे काम
किया जा सकता है। C++ और जावा में अगर डिफरेंस देखा जाए तो C++ जो लैंग्वेज है इसमें भी क्लास बनती हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी क्लास क्या है, इट इज ए, क्लास को आप इस तरह से डिफाइन समझ लीजिए कि इट इज ए प्रिंसिपल। क्लास की एग्जिस्टेंस तब तक नहीं हो सकती जब तक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना किया जाए। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका वास्तव में एग्जिस्टेंस आता है। जैसे एक कॉलेज, कागज पर लिख लें कि इतना बड़ा कॉलेज होगा, इतने बच्चे होंगे, उसमें इतने टीचर होंगे, इतने ये व्यवस्थाएं होंगी, तो ये सब क्या है, केवल एक वर्चुअल चीज है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक कि वास्तव में वो कॉलेज बन ना जाए। अगर वास्तव में वो कॉलेज बन गया तो एक तरह से काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बिना ऑब्जेक्ट के कोई भी एग्जिस्टेंस क्लास का नहीं होता है। लेकिन C++ में हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ क्रिएट करते हैं, फंक्शन के अंदर। जबकि जावा में क्या होता है, जावा में मेन क्लास होती है। जब मेन क्लास होती है तो उसके अंदर एक मेन फंक्शन होता है, उस मेन फंक्शन के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। इस तरह से हम क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम देने पर जब हम उसको कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करता है, उसके क्लास के नाम को खोज लेता है और क्लास के नाम के अंदर जो मेन फंक्शन है वहां से प्रोग्राम स्टार्ट कर लेता है। इसलिए ये बेसिक डिफरेंस है कि C++ में क्लास के साथ साथ फंक्शन की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जो जावा है उसमें सारा स्ट्रक्चर क्लास के बेस पे है, सब कुछ उसमें क्लास के बेस पे चलता है। इसलिए जावा ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज मानी जाती, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मानी जाती, ज़्यादा रूल रेगुलेशन पे फिक्स रहने वाली, यानी बिना रूल रेगुलेशन के इधर उधर नहीं जा सकती है वो लैंग्वेज। इसलिए इसके बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े स्ट्रक्चर इसमें फेल नहीं होते हैं। जबकि बड़े स्ट्रक्चर का जब कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो C++ या C में तो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसमें रूल रेगुलेशन एक जगह जो चीज़ बना दी गई वहीं पर दूसरी जगह वो तोड़ देता है। इसके अलावा उसमें पॉइंटर्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि C और C++ में पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। पॉइंटर से क्या होता है, ये क्लास की जो बाउंड्री है उसको ब्रेक कर देता है। उसको ब्रेक करने की वजह से वो जो लोकेशन है वो किसी भी लोकेशन में कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक मेंबर्स भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट भी एक्सेस कर सकते हैं और प्रोटेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। किसकी सहायता से, पॉइंटर की सहायता से। इसलिए जावा में पॉइंटर्स का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। कैसे, डॉस पे भी काम करेगा जावा, विंडोज पे भी काम करेगा, लाइनक्स पे भी काम करेगा, मैसिंटोश पे भी काम करेगा, एप्पल पे भी काम करेगा। जितने ऑपरेटिंग भविष्य में बनेंगे उस पे भी काम करेगा। बस सन माइक्रो सिस्टम को क्या बनाना पड़ेगा, एक JVM बनाना पड़ेगा। जो नया ऑपरेशन बनेगा उसके लिए भी JVM बना के वो उसमें भी जावा काम कर सकता है। सन माइक्रो सिस्टम को क्या बनाना पड़ेगा, वो एक इंटरफेसिंग JVM डिवाइस बनाना पड़ेगा। इस तरह से जावा ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है C++ के मुकाबले। थैंक यू। जावा के कुछ और फीचर्स डिस्कस करेंगे। जैसे जावा का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पूरे वेब पे यूनिक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो कोड है वो बाइट फॉर्म में काम करता है और उस बाइट को कौन समझ सकता है, सिर्फ JVM समझ सकता है। इसलिए उसमें किसी तरह का वायरस नहीं उसके साथ जोड़ा जा सकता है। इसलिए बहुत सिक्योर है वेब पे। उस वेब में ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जावा के यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी फीचर जावा की बहुत अच्छी है। जावा की सिक्योरिटी की वजह से ही ये इतनी तेज़ी से फैलती है। और इसका जो
साइज है वो कॉम्पैक्ट साइज होता है। क्यों क्यों कॉम्पैक्ट होता है? क्योंकि वो सारी चीज जानकारी किसको होती है? जेवीएम को होती है। जेवीएम के होने की वजह से एक जगह से हमने इसका बाइट कोड बनाया और दूसरी जगह भेज दिया। सारे उसका जो EXE फाइल होती है वो तो बहुत हैवी होती है, लेकिन जो बाइट कोड होता है, जो बाइट फाइल होती है इसकी, वो कॉम्पैक्ट फाइल होती है। इसकी वजह से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे इसको भेजना इंटरनेट पे इजी होता है, इसलिए इजीली वर्क करता है। जो पर्सनल चैटिंग वगैरह रूम बनाए जाते हैं जावा में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल काम तो एसिंक्रोनस मोड में करता है, लेकिन फिर भी ये सिंक्रोनस मोड में लगता है जैसे सिंक्रोनसली काम कर रहे हैं। इसलिए वेब एप्लीकेशन बहुत अच्छा यूज होता है। सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से इसमें वायरस नहीं लग सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट होता है, हल्का होता है साइज में, मेमोरी साइज में छोटा होता है, ताकि कम स्पीड में भी ये अच्छे से स्मूथली रन कर सके। इस तरह से इसमें एडवांस फीचर्स भी यूज होते हैं। सॉकेट प्रोग्रामिंग होती है, नेटवर्किंग होती है, और इसके अलावा इसमें एप्लेट्स यूज होते हैं। इसमें एनिमेशन भी हो सकती है, विंडोज प्रोग्रामिंग भी होती है। जो एप्लेट्स होता है वो विंडोज प्रोग्रामिंग के लिए होता है। इसमें विंडोज से रिलेटेड प्रोग्रामिंग हो सकती है, इसमें ब्राउजर पे भी रन कर सकता है। इस तरह से इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं और इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले जावा प्रोग्राम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल है, इसलिए कैसे जावा पे काम करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जावा सोर्स कोड बनाते हैं, यानी प्रोग्रामिंग जावा पे करते हैं। जावा में प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारे एडिटर्स का यूज करते हैं, और आप सिंपल टेक्स्ट नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, या DOC फाइल या सिंपल भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप प्रोग्राम लिख देंगे। प्रोग्राम लिखने में आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्लास में जो नाम देंगे, जैसे मान लो आपने नाम दिया अमन, तो अमन में ये कैपिटल रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। स्मॉल लेटर लेके भी कर सकते हैं क्लास का नाम, लेकिन हमेशा कैपिटल लेटर लेना है, ताकि चलने का तरीका आपका सही अगर है तो आपको धीरे धीरे आपका सही प्रोग्रामिंग आपकी सही तरीके से काम कर लेगी। एक बार प्रोग्राम बनाएंगे और वो प्रोग्राम ढंग से चलेगा। क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर है, तो बड़े स्ट्रक्चर, जितना बड़ा स्ट्रक्चर हो उतना ही रूल रेगुलेशन पे चलना होता है। आप छोटा सा कोई काम करें तो बिना रूल रेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ा काम करना हो तो रूल रेगुलेशन पे चलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर पूरे जावा के बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको समझना है अगर, तो आपको जो उसका रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करते रहें आप। तो क्लास में ये तो C स्मॉल रहेगा, क्योंकि ये तो कीवर्ड है एक तरह से क्लास को असाइन करने के लिए। तो उसमें पहला जो अक्षर है ये कैपिटल होना जरूरी है। इससे पता चलता है, आइडेंटिफाई होता है कि ये क्लास का नाम है। फिर इसके बाद क्लास बनाएंगे और मेन क्लास बनाएंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह की क्लास बनाएंगे। मेन क्लास बनाएंगे। मेन क्लास मतलब जो फाइल का नाम, जो सोर्स कोड की जो फाइल रहेगी, उस फाइल का नाम और मेन क्लास की फाइल का नाम एक ही रहेगा। बाकी और क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन जो फाइल का नाम है, मान लो आपने अमन नाम की एक क्लास बनाई है, तो आपको सेव करते समय क्या करना पड़ेगा, अमन .java नाम से फाइल को सेव करना पड़ेगा। अमन .java नाम से जब सेव कर देंगे तो ये फाइल कहलाएगी जावा सोर्स कोड। फिर जब इसको कंपाइल करेंगे आप, यहां से क्या करेंगे, कंपाइलेशन। ये क्या कहलाएगा, कंपाइलेशन। तो क्या हो जाएगा, बाइट कोड बन जाएगा। ये बाइट कोड हमने आपको बताया कि जो बाइट कोड होता है, ये बाइट कोड ही जेवीएम समझता है, तो ये बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर बाइट कोड
JVM को देगा। JVM बाइट कोड का जो है वो एक कोड उठाएगा, JVM को देगा, JVM उसको एग्जीक्यूट कर देगा। किसको देगा? OS के इंटरप्रेटर को। जो OS के अंदर जो इंटरप्रेटर होता है, इस OS के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है जो कि एग्जीक्यूट कराता है। तो JVM क्या करेगा? इस बाइट कोड को OS के समझने, जैसे OS मान लो काम कर रहा है मान लो ASCII कोड पे, तो ये बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा? ASCII कोड में कन्वर्ट कर देगा, उसको रन कराने के लिए दे देगा। रन कराने के बाद फिर ये नेक्स्ट JVM आएगा, फिर यहाँ से एक बाइट कोड उठाएगा, फिर उसको इस तरह से एक एक कोड लेता जाएगा और फ्लाई व्हील करता जाएगा, और ये एक बार में पूरा काम करेगा। ऐसा नहीं है कि एक कोड ले लिया फिर दूसरा कोड कहीं और से ले लिया, ऐसा नहीं। फ्लाई व्हील की तरह एक एक रन करता जाएगा और आगे बढ़ाता जाएगा। तो इस तरह से ये JVM का बहुत बड़ा रोल है। और ये JVM कौन डेवलप करता है? जिसने ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम जो है वो JVM डेवलप करता है। और ये JVM के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन कर सकता है। तो ये JVM जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के या तो साथ मिलेगा या फिर इसको अलग से परचेज करना पड़ेगा। जब ये अलग से ये होना सिस्टम में जरूरी है, तभी ये बाइट कोड इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फिर से बता देते हैं, सोर्स कोड जो है, जो हमने फाइल बनाई है उसमें बहुत सारी क्लास रहेगी, साथ में एक aman.java नाम से भी उस फाइल का नाम रहेगा। और फिर कंपाइलेशन करेंगे। कंपाइलेशन कैसे करते हैं? अमन कंपाइलेशन कैसे करते हैं? कंपाइलर जो उसमें रहता है, जो एडिटर में जो कंपाइलर होता है उसमें aman.java लिख देंगे सी कंपाइलेशन के बाद, तो ये aman.class में फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? aman.class फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर कंपाइलेशन। यही फाइल बाइट कोड कहलाएगी। फिर ये बाइट कोड JVM के पास जाएगा, एक एक बाइट रन करती हुई इंटरप्रेटर में जाएगी, एग्जीक्यूट कर दी जाएगी। इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता रहता है। और हाँ, इंटरनेट पे अगर जैसे एक सर्वर है और क्लाइंट कहीं और है, तो ये ही बाइट कोड सर्वर भेजता है क्लाइंट के पास। क्लाइंट ये बाइट कोड कॉम्पैक्ट होता है, हल्का होता है, इसलिए सर्वर नेटवर्क पे आसानी से काम कर सकता है। तो ये बाइट कोड इंटरनेट पे भी काम कर सकता है। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे इस तरह से इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट पे भी अगर बाइट कोड भेजेंगे तो जहाँ जो क्लाइंट होगा उसके पास भी जो सिस्टम है उस सिस्टम में JVM होना जरूरी है। तो जब JVM होगा उस सिस्टम पे तो यही बाइट कोड उस पर रन करेगा JVM की सहायता से, और आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस बाइट कोड को समझते हुए एग्जीक्यूट कर जाएगा। चूंकि ये बाइट कोड सिर्फ JVM समझ सकता है, इसलिए इस बाइट कोड में किसी तरह का कोई वायरस अटैच नहीं किया जा सकता है। बाकी ASCII कोड में वायरस अटैच होने की बहुत संभावना होती है, इसलिए बैंकों के अधिकतर काम जावा पे किए जाते हैं। थैंक यू।